हेलो डियर स्टूडेंट, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल अजीत सैनी। स्टूडेंट, हमने एनसीईआरटी फिजिक्स क्लास 12th को स्टार्ट किया हुआ है, जिसमें हमारी यूनिट फर्स्ट स्थिर वैद्युतिकी चल रही है और जिसका चैप्टर फर्स्ट है विद्युत आवेश एवं विद्युत क्षेत्र। आज जो हमारा टॉपिक है वो है बहुल आवेशों के बीच बल, अर्थात बहुत सारे आवेशों के बीच में बल कैसे ज्ञात किया जाता है, जिसका दूसरा नाम है एग्जाम में जो आता है अध्यारोपण का सिद्धांत। ठीक है, अध्यारोपण का सिद्धांत। इससे पहले वाली वीडियो में हमने वीडियो 6 या लेक्चर 6 में हमने कूलाम के नियम का सदिश रूप पढ़ा था, यानी कूलाम के नियम के सदिश रूप के बारे में हमने अच्छे से जाना था, जहां पर हमारे पास दो आवेश थे और इन आवेशों के बीच की कोई दूरी थी r। सही है। अब ये भाई साहब आवेश Q1 इस पर बल लगाता है और ये Q2 इस पर बल लगाता है, लेकिन यहाँ पर बहुल आवेशों के बीच बल या अध्यारोपण का सिद्धांत हम पढ़ेंगे। मान लो हमारे पास एक निकाय है, मान लो हमारे पास इस तरह का एक निकाय है और इस निकाय में बहुत सारे आवेश रखे हुए हैं। मान लो Q1, एक सेकेंड, Q1, ये आवेश हमारे पास Q1 हुआ, दूसरा आवेश हमारे पास Q2 हुआ और तीसरा आवेश हमारे पास Q3 और फोर्थ आवेश हमारे पास Q4। ऐसे ही बहुत सारे आवेश रखे हुए हैं। एक निकाय है, इस निकाय में बहुत सारे आवेश रखे हुए हैं। जैसे टॉपिक ही हमारा है बहुल आवेशों के बीच बल, यानी बहुत सारे आवेशों के बीच बल। अब तक जो हमने पढ़ा था वो सिर्फ दो आवेशों के बीच लगने वाला, दो बिंदु आवेशों के बीच लगने वाले बल के बारे में पढ़ा था। अब जो हमारा टॉपिक है कि किसी निकाय में यदि बहुत सारे बल रखे हुए हैं, तो बहुत सारे आवेश रखे हुए हैं, तो उनके बीच बल कैसे लगता है या उनके बीच लगने वाले परिणामी बल का मान कितना होता है, उसको कैसे ज्ञात किया जाता है, उसके बारे में आज हम डिटेल से पढ़ेंगे। तो ये निकाय है, इस निकाय में बहुत सारे आवेश रखे हुए, हमने मान लिया Q1, Q2, Q3, Q4, Q5। तो बहुत सारे, किसी निकाय में यदि बहुत सारे आवेश और उनके बीच यदि हमको बल निकालना हो तो किसी एक आवेश पर हम परिणामी बल निकालते हैं जब उस आवेश से अलग सभी आवेश उस पर बल लगाते हैं। मान लो मेरे को इस Q1 पर परिणामी बल निकालना, किस पर? Q1 पर। तो ये जो Q2 भाई साहब है ये भी इस पर बल लगाएगा, Q3 भी इस पर बल लगाएगा, Q4 भी इस पर बल लगाएगा, Q5 भी इस पर बल लगाएगा। और इन सभी बलों का, यानी Q2 के कारण Q1 पर लगने वाला बल, Q3 के कारण Q1 पर लगने वाला बल, Q4 के कारण Q1 पर लगने वाला बल और Q5 के कारण Q1 पर लगने वाला बल, इन सभी बलों का जो सदिश योग होगा, इन सभी बलों का जो Q1 पर लग रहे हैं, इनका सबका जो सदिश योग होगा वही हमारा परिणामी बल होगा। सदिश योग के बारे में क्यों बात कर रहे हैं हम सभी बलों की? क्योंकि बल एक सदिश राशि है। जब Q2 इस पर बल लगाता है तो दोनों ये आवेश कैसे हैं? एक समान जाति के आवेश हैं, तो प्रतिकर्षण बल लगेगा और दोनों आवेशों को मिलाने वाली रेखा के अनुदिश लगता है हमेशा, ये बात हम अच्छी तरह जानते हैं। Q2 आवेश के कारण Q1 पर लगने वाला बल क्या होगा? F12। ठीक है। अब ऐसे ही Q3 आवेश के कारण Q पर जैसे ही बल लगेगा, Q3 आवेश के कारण Q1 पर जैसे ही बल लगेगा तो इसी रेखा के अनुदिश लगेगा।
F13। और मैंने ये अच्छी तरह बताया था आपको कि जिस आवेश पर बल लगता है उसको पहले लिखते हैं और जो आवेश बल लगाता है उसको बाद में लिखते हैं। ठीक है ना। तो यहाँ पर यदि दो आवेश हमको गिवन होते कि Q2 और Q3, Q2 आवेश Q1 पर बल लगाता, Q3 आवेश Q1 पर बल लगाता, तो इन दो बलों के बीच में हमेशा हम एक नियम लगाते हैं जिसको बोलते हैं सदिश योग का समांतर चतुर्भुज नियम या सदिश योग समांतर चतुर्भुज नियम। वो क्या होता है, इस बल का और इस बल का हम क्या निकालते हैं, परिणामी बल निकालते हैं। वो होता है हमारे पास F नेट। परिणामी बल का परिमाण, और परिमाण हमेशा एक अदिश राशि होती है। तो यहाँ पर हम समांतर चतुर्भुज आराम से बना सकते हैं। इसी के समांतर मैंने एक लाइन ये ड्रॉ की और इसी के समांतर मैंने एक लाइन ये ड्रॉ की, तो ये बन गया हमारा समांतर चतुर्भुज। किसका, सदिश योग का समांतर चतुर्भुज नियम। तो यहाँ से इसको और इसको छोड़कर यदि मैं बात करता हूँ तो यहाँ से F नेट कितना आएगा, F नेट आएगा यहाँ से इस वेक्टर का परिमाण कितना है F12। ये तो एक सदिश राशि है तो इसका परिमाण कितना होगा F12, ये हम पहले बता चुके हैं। और इस वेक्टर F13 का, क्योंकि 3 के कारण 1 पर बल लग रहा तो 13 का F13 का परिमाण कितना होगा F13। तो ऐसे हम क्या करते हैं, सदिश योग समांतर चतुर्भुज लगाते हैं किन्हीं भी बलों के बीच में यदि एक निकाय में बहुत सारे बल दिए गए हैं। ठीक है ना। आई होप आपकी समझ में आया होगा। आगे चलते हैं और अच्छी तरह समझ में आएगा। देखते हैं, बहुल आवेशों के बीच बल अर्थात अध्यारोपण का सिद्धांत क्या होता है। यदि किसी निकाय में अनेक आवेश हों, ये एक निकाय था, ठीक है, इस निकाय में बहुत सारे आवेश थे, मान लो Q1, Q2, Q3, Q4 एंड Q5। ठीक है। यदि किसी निकाय में अनेक आवेश हों तो उनमें से किसी भी एक आवेश पर लगने वाला बल, इनमें से किसी भी एक आवेश पर लगने वाला बल, मैंने मान लिया कि Q1 भाई साहब पर बल लग रहा है, तो उनमें से किसी भी एक आवेश पर लगने वाला बल अन्य सभी आवेशों के कारण, अन्य सभी आवेशों के कारण किसके, इस Q2 के कारण, Q3 के कारण, Q4 के कारण, Q5 के कारण, तो उनमें से किसी भी एक आवेश पर लगने वाला बल अन्य सभी आवेशों के कारण एक एक करके लगाए जाने वाले बलों के सदिश योग के बराबर होगा। इसे अध्यारोपण का सिद्धांत कहते हैं। तो डेफिनेशन क्या कहना चाह रही है, यानी अध्यारोपण का सिद्धांत क्या कहना चाह रहा है कि इस सिद्धांत के अनुसार यदि किसी निकाय में बहुत सारे आवेश रखे हुए हैं और उनमें से किसी एक आवेश पर यदि बल लगाया जाए तो इन सभी आवेशों के कारण जो बल लगेगा उन बलों का क्या करेंगे, हम सदिश योग करेंगे और जो परिणामी बल होगा वो उन बलों के सदिश योग के बराबर आएगा। यदि किसी निकाय में अनेक आवेश हों तो बहुत सारे, इस निकाय में बहुत सारे आवेश हैं, तो उनमें से किसी भी एक आवेश पर लगने वाला बल, तो मान लो Q1 पर लग रहा, अन्य सभी आवेशों के कारण एक एक करके लगाए जाने वाले बलों के सदिश योग के बराबर होगा। इसे अध्यारोपण का सिद्धांत कहते हैं। तो Q2 ने Q1 पर लगाया, मान लो यहाँ से हमारा एक बल आया F1 या Fi, सही है। इसके बाद Q3 ने लगाया किस पर, Q1 पर, तो Fj। ठीक है। अब ये वेक्टर फॉर्म में है, याद रखना ये वेक्टर फॉर्म में है। इसके बाद Q2 ने लगाया Q1 पर, तो Fi, Q3 ने लगाया Fj
अब ऐसे ही Q4 ने लगाया Q1 पर K F वेक्टर प्लस, ऐसे ही Q5 ने Q1 पर लगाया तो F वेक्टर FL। तो इन सभी का जो सदिश योग है, भाई बल एक सदिश राशि है तो बल एक सदिश राशि, सभी बलों का जो सदिश योग होगा सबको ऐड करके जो मिलेगा वो क्या होगा, F नेट होगा। ठीक है, ये हमारा कुल बल निकल जाएगा। तो मान लिया हमने, माना किसी निकाय में n आवेश है, माना एक निकाय है उसमें n आवेश है, Q1 Q2 Q3 एंड सो ऑन Qn है। अतः अन्य आवेशों के कारण यानी उन अन्य आवेशों के कारण Q1 पर परिणामी वैद्युत बल क्या होगा, F12 वेक्टर प्लस F13 वेक्टर प्लस एंड सोन F1 वेक्टर, ये हमारा परिणामी बल होगा इन सभी अलग अलग आवेशों के कारण जो एक एक करके लगाए जाने वाले बलों के सदिश योग के बराबर था। ठीक है, इसको हम समझते हैं, एक फोटो से समझ लेते हैं इसको हम। ये हमारे पास एक निकाय है, ठीक है, यहाँ पर ये Q1 आवेश है, ठीक है स्टूडेंट, और ये Q2 आवेश है, ये Q3 आवेश है और ये Qn आवेश है। तो वैद्युत जो आवेश Q2 है, इस Q2 आवेश के कारण Q1 पर लगने वाला बल, Q2 आवेश के कारण भाई हम किस पर बल निकाल रहे हैं, यहाँ देखो, अन्य आवेशों के कारण Q1 पर परिणामी वैद्युत बल, तो Q1 पर निकाल लें हम, किस किस के कारण, Q2 के कारण, Q3 के कारण एंड सो ऑन, ऐसे Q4 Q5 एंड सो ऑन Qn के कारण। तो Q1 पर परिणामी वैद्युत बल क्या होगा, ये भाई साहब भी इसको पीटेगा, ये भाई साहब भी इसको पीटेगा और ये भाई साहब भी इसको पीटेगा, यानी सभी मिलकर इस बेचारे पर बल लगा रहे हैं। तो Q2 आवेश के कारण Q1 पर लगने वाला बल, दो आवेशों के बीच जब बल लगता है तो कूलाम के नियम के अनुसार लगता है, और उन दोनों आवेशों को मिलाने वाली रेखा के अनुदिश लगता है। तो Q2 आवेश के कारण Q1 पर लगने वाला बल, दोनों आवेश एक जैसे ही हैं तो प्रतिकर्षण बल लगेगा। किस पर लगा, Q1 पर, यानी 1 पर लगा। किसने लगाया, 2 भाई साहब ने लगाया, F वेक्टर। ठीक है, और यदि मैं दिशा की बात करूं एकांक सदिश की, तो एकांक सदिश की दिशा क्या होगी, आर कैप। मैंने बताया था आपको एकांक सदिश की दिशा वही होती है जो बल की दिशा होती है, तो कितनी होगी, 1 2, आर कैप सफिक्स में 1 2। तो Q2 ने Q1 पर बल लगाया, F12 लिखा हमने। इसके बाद Q3 आवेश के कारण Q1 पर लगने वाला बल, यानी ये भाई साहब इस पर बल लगा रहा, दोनों आवेश एक जैसे ही है तो ये क्या होगा, प्रतिकर्षण बल होगा। तो Q3 ने Q1 पर लगाया, किसने किस पर लगाया, 3 ने 1 पर लगाया, जिस पर लगता है उसको पहले लिखते हैं, जो लगाता है उसको बाद में लिखते हैं। ठीक है स्टूडेंट, अब Qn किस पर लगाएगा, Q1 पर बल लगाएगा, तो Qn द्वारा Q1 पर लगाया गया वैद्युत बल, तो कितना होगा, ये इसी दिशा में लगेगा, ये सीधी लाइन बना लेना आप, ठीक है, इसी दिशा में लगेगा, ये स्केल की सहायता से बना लेना, इसी दिशा में लगेगा। तो कितना लगेगा, ये F किस पर लगा, 1 पर लगा, किसने लगाया, Qn ने लगाया, तो n F वेक्टर। तो इस Q1 पर इस आवेश ने बल लगाया, इस Q3 आवेश ने लगाया और इस आवेश ने बल लगाया, तो इन बलों का जो सदिश योग होगा,
इन बलों का जो सदिश योग होगा वही हमारा परिणामी वैद्युत बल होगा। मैंने बताया अभी, अन्य आवेशों के कारण Q1 पर परिणामी वैद्युत बल F12 वेक्टर प्लस F13 वेक्टर प्लस एंड सो ऑन, बहुत सारे आवेश लगाएंगे लास्ट में, एंड सो ऑन प्लस F1 वेक्टर, और ये परिणामी। तो परिभाषा में यही तो बोला गया। देखो यहाँ पर आर कैप 1 2 आया, ठीक है, यहाँ पर कितना आएगा आर कैप 1 3, क्योंकि कैप के एकांक सदिश की दिशा वही होती है जो बल की दिशा होती है, क्योंकि मैंने आपको बताया हुआ है कि ए कैप वेक्टर इक्वल टू ए वेक्टर अपॉन ए, और इस ए का मान कितना होता है 1, यदि हम एकांक सदिश की बात कर रहे हैं, ठीक है। तो परिभाषा यानी सिद्धांत अब आपकी समझ में अच्छे से आया होगा कि अध्यारोपण का सिद्धांत क्या होता है। यदि किसी निकाय में अनेक आवेश हों, तो यहाँ पर देखो इस निकाय में बहुत सारे आवेश हैं, इस निकाय में क्या है बहुत सारे आवेश हैं, तो उनमें से किसी भी एक आवेश पर लगने वाला बल, तो हमने किसी एक आवेश पर बल लगाया Q1 पर लगने वाला बल, अन्य सभी आवेशों, वो जो बल लग रहा है वो कौन है, ये F1, ठीक है, इस पर अन्य सभी आवेशों के कारण एक एक करके लगाए जाने वाले बलों के सदिश योग के, देखो सदिश योग वेक्टर सम सदिश योग के बराबर होता है। यानी इस बेचारे पर जो परिणामी बल लगेगा Q1 पर, वो इन सभी बलों के सदिश योग के बराबर होगा। अब हमने इसको यदि एक निकाय माना है तो हमको सभी सदिशों को क्या करना पड़ेगा, ऐड करना पड़ेगा। तो इस भाई साहब को मैंने इससे ऐड कर दिया यदि निकाय बनाना है हमको, और Q3 को इससे ऐड कर दिया, और यहाँ से इसको हमने ऐड कर दिया, तो ये एक तरह का हमारा क्या बन गया, निकाय बन गया, ठीक है। और यहाँ से हमने Q1 को भी ऐड कर दिया, जोड़ दिया इसको, ठीक है, ये हमारा एक निकाय बन गया। आगे चलते हैं। सदिशों के संयोजन की जो सामान्य विधि होती है, यानी सदिशों का संयोजन, सदिशों का कॉम्बिनेशन, सदिशों का जोड़ना किस विधि से किया जाता है, वो हमने 11वीं क्लास में विधि पढ़ी है। समांतर चतुर्भुज के नियम के द्वारा सदिश योग प्राप्त किया जाता है। नेक्स्ट नोट है हमारे पास, किन्हीं दो आवेशों के बीच लगने वाला बल, किन्हीं दो आवेशों के बीच लगने वाला बल अन्य आवेशों की उपस्थिति से प्रभावित नहीं होता। कहने का मतलब क्या हुआ कि यदि इन दो आवेशों के बीच में बल लग रहा है तो इनके बीच में जो बल लगेगा वो इन आवेशों से प्रभावित नहीं होगा, सिर्फ इनकी ही बात होगी, ये जो आवेश हैं ये इस बल को प्रभावित नहीं करेंगे, ये नोट में कहा गया है। ठीक है डियर स्टूडेंट, आपकी समझ में आई होप आया होगा ये अध्यारोपण का सिद्धांत, ठीक है। एग्जाम में 2 मार्क्स में पूछा जाता है। अब हमारे पास जो टॉपिक है वो है सदिश योग समांतर चतुर्भुज नियम। ये हमने 11वीं क्लास में पढ़ लिया है इसको, या पढ़ चुके हैं। तो सदिश योग समांतर चतुर्भुज नियम क्या होता है, मैं इसको कूलाम के नियम के अकॉर्डिंग बता रहा हूँ आपको, क्योंकि कूलाम के नियम में हम क्या ज्ञात करते हैं, वैद्युत बल ज्ञात करते हैं। तो यदि दो बल F1 व F2 परस्पर थीटा कोण पर हो, तो हमारे पास दो बल हैं, कौन कौन से, एक F1 वेक्टर है, ठीक है, और दूसरा हमारे पास है F2 वेक्टर, F2 वेक्टर। यदि F1 और F2 दो वेक्टर है हमारे पास और उनके बीच का कोण कितना है, थीटा, ठीक है स्टूडेंट। अब नियम कौन सा लगा रहे हैं हम, सदिश योग में, यानी सदिश है हमारे पास,
समांतर चतुर्भुज नियम लगा रहे हैं। तो समांतर चतुर्भुज में क्या होता है, ये वाली भुजा इसके बराबर होगी, तो इसको उठाकर मैंने इधर रखा। ठीक है स्टूडेंट। अब इसके बाद इस वाली भुजा को इधर उठाकर रखा। यहां पर हम भुजा नहीं बोल सकते, यहां पर हम क्या बोलेंगे, वेक्टर। ठीक है, तो ये इसको हमने इससे मिला दिया। अब इन दोनों का जो परिणामी सदिश आएगा, जो इन दोनों का परिणामी आएगा, यानी इन दोनों का जो परिमाण आएगा वो कितना होगा, इन दोनों सदिशों को मिलाने वाली रेखा, या एक ऐसे बोल सकते हैं इन दोनों सदिशों को मिलाने वाला सदिश, वो क्या होगा, एफ नेट। ठीक है, और यदि ये पूरा थीटा है और यहां पर मैं इसको अल्फा मानूं, तो यहां पर देखो अब कि यदि दो बल F1 व F2 परस्पर थीटा कोण पर, देखो एक वेक्टर हमारे पास ये हुआ, एक वेक्टर हमारे पास ये हुआ। ठीक है, दोनों वेक्टर को हमने क्या कर दिया, इनकी पूंछ से जोड़ दिया। ये इसका शीर्ष है, ये इसकी पूंछ है। एक सदिश ये है, एक सदिश ये, दोनों सदिशों की पूंछ से जोड़ दिया। फिर ये वाला सदिश इसके समानांतर है और ये वाला सदिश इसके समानांतर है। तो इन दोनों सदिश को जहां से पूंछ थी हमारी, उनसे जाने वाला जो परिणामी सदिश का जो परिमाण होगा वो क्या होगा, F1 और F2 का जो परिणामी बल का परिमाण होगा वो क्या होगा, F नेट होगा। यदि दो बल F1 व F2 परस्पर थीटा कोण पर हों तो परिणामी बल का परिमाण, परिणामी बल का, इस परिणामी बल का परिमाण यानी हम यदि मान लेते हैं कि ये F वेक्टर है, F1 वेक्टर प्लस F2 वेक्टर, इन दोनों का जो परिणामी बल होगा वो F नेट होगा। F नेट का मतलब F कुल होगा वेक्टर। अब इसका भी मेरे को क्या लेना, परिमाण लेना, और किसी भी सदिश का परिमाण क्या बताता है, एक अदिश राशि को। तो F नेट इक्वल टू क्या होता है, अंडर रूट यानी स्क्वायर रूट इस F1 वेक्टर का परिमाण क्या होगा, F1 का स्क्वायर, इस F2 वेक्टर का परिमाण क्या होगा, F2 स्क्वायर प्लस 2F1 इंटू F2 कोस थीटा। ये फॉर्मूला हम 11वीं क्लास में प्रूफ कर चुके हैं। ठीक है, इसके बाद तथा tan अल्फा इक्वल टू क्या होगा, F2 साइन थीटा अपॉन F1 प्लस F2 कोस थीटा। तो आप लोग इन दोनों फॉर्मूलों को अच्छी तरह से याद रखना। बेसिकली इसको तो याद रखना क्योंकि इस पर न्यूमेरिकल पूछे जाते हैं। ठीक है, इसके बाद आपको ये पॉइंट याद रखने हैं। ये याद रखने क्योंकि हमको न्यूमेरिकल में बहुत ज़्यादा हेल्प करेंगे। यदि दोनों बल एक ही दिशा में हों, यदि दोनों बल एक ही दिशा में हो, यानी F1 वेक्टर और F2 वेक्टर एक ही दिशा में हो, दोनों की दिशा एक ही दिशा में हो, यानी दोनों बल एक ही दिशा में लग रहे हो। यदि दोनों बल एक ही दिशा में हो तो थीटा हमारा कितना होता है, 0 डिग्री होता है। तो देखो दोनों बल एक ही दिशा में, F1 भी इसी दिशा में, F2 भी इसी दिशा में, तो थीटा कितना होगा, 0 डिग्री। इस थीटा इक्वल टू 0 डिग्री को जरा यहाँ पर रखो, तो कोस 0 कितना होता है, कोस 0 1 होता है। तो अंडर रूट में क्या बना, F1 का स्क्वायर प्लस F2 का स्क्वायर प्लस 2F1 इंटू F2, यानी a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, और वो फॉर्मूला किसका होता है, a प्लस बी का होल स्क्वायर। तो अंडर रूट के अंदर क्या बना, F1 प्लस F2 का होल स्क्वायर, लेकिन ऊपर बैठा हुआ स्क्वायर रूट यानी वर्गमूल बैठा हुआ, और वर्गमूल का मतलब क्या होता है, किसी के ऊपर पावर 1/2। तो वो 1/2 इस F1 प्लस F2 के स्क्वायर को 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, तो कितना बचेगा, F नेट इक्वल टू F1 प्लस F2। तो ये फॉर्मूला आपको याद रखना है। ठीक है, यदि दोनों बल एक ही दिशा में हो तो ये फॉर्मूला हम लगाएंगे, सूत्र लगाएंगे। अब कल को यदि बल विपरीत दिशा में हो, यानी एक वेक्टर F1 इधर को लग रहा है, एक इधर को लग रहा है, मैंने यहाँ पर वेक्टर ना लेकर वेक्टर के परिमाण लिए हैं। ठीक है,
क्योंकि ये न्यूमेरिकल में भी हम ऐसे ही यूज करेंगे। यदि बल विपरीत दिशा में हो तब एक बल इधर को एक बल इधर को, तो थीटा कितना बनेगा 180 डिग्री। तो जरा यहाँ पर रखो आप वैल्यू। कोस 180 कितना होता है -k1, तो -k1 मिलेगा तो माइनस प्लस माइनस होगा, तो f1 का स्क्वायर प्लस f2 का स्क्वायर माइनस 2f1 इंटू f2, तो a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2ab, वही सेम a माइनस b का होल स्क्वायर, 2 से 1/2, 2 से 2 कैंसिल, तो कितना बच जाएगा हमारे पास f1 माइनस f2। अब यहाँ पर एक बात है कि हमको f1 बड़ा है या f2 बड़ा है, तो जिस बल की दिशा जिस बड़े बल की दिशा होगी, यानी जो बल बड़ा होगा, उसी को हम क्या लेंगे, शुरू में लेंगे, f1 माइनस f2। नेक्स्ट है यदि बल परस्पर लंबवत हो। अब बल क्या है, परस्पर लंबवत हो, तो देखते हैं बल, एक f1 इधर को है, एक f2 इधर को है, f1 इधर को है, f2 इधर का है। ये f1 वेक्टर का f1 है, ये f1 किसका है, ये f1 वेक्टर का ये परिमाण है, ये f2 है। दोनों बल आपस में क्या लंबवत है, तो इनका परिणामी बल का कितना होगा, इनका परिणामी बल होगा F नेट, और वो कितना होगा इक्वल टू में देखते हैं जरा फॉर्मूले पर अप्लाई करके। थीटा कितना हमारे पास, थीटा है यहाँ पर थीटा कितना है, यहाँ पर थीटा है 90 डिग्री। जरा फॉर्मूले में रखो, इस वाले फॉर्मूले में रख रहे हैं फर्स्ट वाले में, तो एफ नेट इक्वल टू √f1 का स्क्वायर प्लस f2 का स्क्वायर प्लस 2f1 इंटू f2 कोस 90, और कोस 90 यानी कोस 90 कितना होता है 0, तो ये वाला पार्ट तो 0 हो गया पूरा, तो अंडर रूट में कितना बचा f1 का स्क्वायर प्लस f2 का स्क्वायर, तो ये एफ नेट कितना आ गया हमारे पास √f1 का स्क्वायर प्लस f2 का स्क्वायर। तो यही मैंने यहाँ पर लिखा एफ नेट इक्वल टू √f1 का स्क्वायर प्लस f2 का स्क्वायर। ठीक है, मैक्सिमम हर साल ही न्यूमेरिकल कॉलम पर आ जाता है, तो अच्छे से इसको तैयार करो, और ये तो बहुत हेल्प करता है। आगे हम जेईई मेंस देंगे और नीट का टेस्ट होता है, तो उनमें भी ये बहुत ज़्यादा हेल्प करता है। ठीक है, आगे चलते हैं। यदि हमारे पास कल को कुछ ऐसा आ जाए कि f1 f2 के बराबर हो जाए, मान लो हमको f1 निकाल लिया और हमने f2 निकाल लिया, और f1 निकाला f2 निकाला, दोनों के मान f1 का मान और f2 का मान दोनों के आपस में बराबर आ गए मान, और थीटा वहाँ पर 60 डिग्री यानी 60 डिग्री दिया हुआ है, तो हम क्या करेंगे, f1 वेक्टर का परिमाण ये है, f2 वेक्टर का परिमाण ये है, दोनों के बीच में देखो f1 वेक्टर का परिमाण ये है, f2 वेक्टर का परिमाण ये है, लेकिन मैंने क्या किया, यहाँ पर हमको गिवन है कि f1 यदि f2 के बराबर है, तो मैंने f2 को f1 के इक्वल रख लिया, और थीटा कितना बना हुआ 60 डिग्री बना हुआ, तो इसका परिणामी बल कितना होगा, नेट कितना होगा, एफ नेट कितना होगा वो निकाल लेते हैं हम। तो थीटा इक्वल टू 60 डिग्री रखते हैं, तो रखो यहाँ पर कोस 60 डिग्री कितना होता है 1/2, कोस 60 यहाँ 1/2, कोस 60 रखेंगे तो कितना मिलेगा 1/2, 2 से 2 कैंसिल हुआ, तो क्या फॉर्मूला बचा, f1 का स्क्वायर प्लस f2 का स्क्वायर प्लस f1 इंटू f2। ठीक है, f1 का स्क्वायर प्लस f2 का स्क्वायर प्लस f1 इंटू f2, लेकिन हमको गिवन क्या है कि f1 f2 के बराबर है, तो जहाँ जहाँ f2 है वहाँ पर क्या रखेंगे हम f1, तो f1 का स्क्वायर प्लस f1 का स्क्वायर प्लस f1 का स्क्वायर, तो कितना आ गया f1 स्क्वायर प्लस f1 स्क्वायर प्लस, क्योंकि 2 से 2 कैंसिल हो गया कोस 60 रखने पर, तो 3f1 का स्क्वायर आ गया। तो f1 स्क्वायर को जब हम बाहर निकालेंगे तो कितना मिलेगा f1 मिलेगा, लेकिन अंडर रूट तो 3 बचेगा, तो वही यहाँ पर क्या हुआ √3 f1 यानी f1 √3, तो कितना मिला हमको f1 √3। ठीक है स्टूडेंट, तो उस फॉर्मूले में आप मान रखते जाइए, आपको वैल्यू मिलती जाएगी। यदि कल को ऐसा आ जाए f1 f2 के बराबर हो, यानी f1 की वैल्यू भी वही है f2 की वैल्यू भी वही है, और थीटा कल को ऐसे देने लगे 120 डिग्री, तो f1 ये हुआ
F2 ये हुआ, बट F1 F2 आपस में इक्वल है तो F2 को मैंने क्या रखा, F1 रखा। और दोनों के बीच में एंगल कितना बना हुआ, 120 डिग्री। तो इनका परिणामी कितना होगा, एफ नेट कितना होगा इनका, एफ नेट कितना होगा वो देख लेते हैं हम यहाँ पर फॉर्मूले में रखकर। कोस थीटा, थीटा कितना वहाँ पर 120, तो कोस 120 कितना होता, कोस 120 होता है, यहाँ पर लिख लेना, कोस 120 डिग्री होता है -1/2। तो जरा रखो यहाँ पर कोस 120 तो कितना मिला, -1/2। तो वो माइनस प्लस कितना हो जाएगा, माइनस, तो 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा। लेकिन F2 की जगह F1 रखेंगे तो F1 का स्क्वायर प्लस F1 का स्क्वायर माइनस F1 का स्क्वायर, बिकॉज F2 इक्वल टू F1 रखा हमने। तो F1 का स्क्वायर प्लस F1 का स्क्वायर माइनस F1 का स्क्वायर, तो एक F1 स्क्वायर से एक F1 स्क्वायर कट गया, बचा कितना, अंडर रूट में केवल F1 स्क्वायर। तो 2 से ये अंडर रूट कट जाएगा तो कितना बचेगा, F1, वो भी अंडर रूट में नहीं, यानी विदाउट अंडर रूट। तो कितना मिला F नेट, केवल F1। तो डियर स्टूडेंट, ये फॉर्मूले सभी आप सदिश योग के समांतर चतुर्भुज नियम में याद रखने होंगे, जहाँ पर हम न्यूमेरिकल NCERT के न्यूमेरिकल स्टार्ट करेंगे नेक्स्ट आने वाली वीडियो में। तो डियर स्टूडेंट, यदि ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो प्लीज़ हमारी वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए, क्योंकि डियर स्टूडेंट बहुत मेहनत लगती है वीडियो बनाने में। चलो वीडियो तो बना लेते हैं लेकिन इसको एडिट करने में बहुत टाइम लगता है। तो प्लीज़ हमको सपोर्ट कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।